हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा प्रीवियस वीडियोस में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो हमें दिए थे मेंडल ने ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पाइसम सटाइवम व्हिच ही कंडक्टेड फॉर 7 years। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस जो करे थे पाइसम सटाइवम पे, उसकी बेसिस पे 3 लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस में बहुत ही बेसिक से सिंपल से रूल्स हैं तीनों। पहले लॉ में, डोमिनेंस के लॉ में, मेंडल ने बोला कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स से कंट्रोल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं फैक्टर्स, जो कि पेयर में अकर करते हैं। अब अगर ये फैक्टर्स पेयर में अकर करते हैं तो ये डिसिमिलर फैक्टर्स का पेयर भी हो सकता है और सिमिलर फैक्टर्स का पेयर भी हो सकता है। अगर सिमिलर फैक्टर्स का पेयर होगा तब तो कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, जिस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल वो फैक्टर्स होंगे वही ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा। बट अगर डिसिमिलर पेयर होगा, यानी 2 डिफरेंट ट्रेट्स के लिए पेयर प्रेजेंट होगा, तो कौन सा कैरेक्टर होगा ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में कोई एक फैक्टर ही अपना ट्रेट एक्सप्रेस करता है, दूसरा फैक्टर अपना ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करता। तो जो फैक्टर अपना ट्रेट एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं, और जो फैक्टर अपना ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करता उसको रेसेसिव फैक्टर बोलते हैं। Clear? So characters are controlled by discrete units called factors. Factors occur in pairs. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates, that is dominant, the other that is recessive. क्लियर? ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था बेटा, इस लॉ ने एक्सप्लेन किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन। याद कीजिए जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया था तो F1 जनरेशन में क्या हुआ था, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था। फॉर एग्जाम्पल जब हमने टॉल और ड्वार्फ पेरेंट्स लिए थे तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि याद कीजिए बेटा उनका जीनोटाइप कैसा था, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सिर्फ एक ही फैक्टर ने अपना ट्रेट एक्सप्रेस किया और दूसरे फैक्टर ने नहीं किया। तो जिस फैक्टर ने अपना ट्रेट एक्सप्रेस किया उसको बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर, और जिसने नहीं किया उसको बोलेंगे रेसेसिव फैक्टर, ठीक है। ऑल्सो इसने एक्सप्लेन किया F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन। अगेन याद कीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हमने बनाया था तो F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए थे, टॉल प्लांट्स भी थे और ड्वार्फ प्लांट्स भी थे। क्यों? क्योंकि जो ड्वार्फ प्लांट्स का जीनोटाइप था वो होमोजाइगस था, स्मॉल टी, तो उसने खुद को एक्सप्रेस किया, ठीक है। ऑल्सो ये हमें F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, वो भी एक्सप्लेन करता है। 3 डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव। 3 डोमिनेंट कैसे थे, उसमें एक होमोजाइगस कंडीशन थी और 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, और 1 रेसेसिव में होमोजाइगस कंडीशन थी। क्लियर? बट बेटा ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। क्लियर? तो ये था पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको बुक से देख लेते हैं बेटा। तो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल प्रपोज्ड 2 general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. Today, these rules are called the principles or laws of inheritance. The first law or law of dominance and the second law or law of segregation. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी के बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? चलिए देन लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. फैक्टर्स occur in pairs. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates, that is dominant, the other that is recessive. यही मैंने सेम लैंग्वेज में आपको स्लाइड में लिख के दिखाया है। तो जब आप भी अपने नोट्स बनाएंगे तो आप भी अपने आप लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि बेटा सिर्फ पढ़ने से चीजें याद नहीं होती, आप
आप जितना ज्यादा चीजों को लिखेंगे उतने ज्यादा अच्छे से आपको चीजें याद होंगी और उतने ज्यादा अच्छे से आप उन्हें समझ पाएंगे. ठीक है, चलिए. द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस in the F1 and the expression of both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. क्लियर, यही मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया. देन आगे चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, विच इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा बोलता है कि पेरेंट्स में एक कैरेक्टर के लिए दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लेंडिंग मिक्सिंग शो नहीं करते, और गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों एलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट यानी सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से कि एक गेमीट में कोई एक ही एलील आता है दो में से, या एक ही फैक्टर आता है. ठीक है, तो अगर होमोजाइगस पेरेंट होगा, होमोजाइगस यानी दोनों सेम एलील्स, तो उसके दोनों गेमीट्स में सेम टाइप ऑफ एलील्स आएगा, तो ये सारे सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स ही बनाएगा. और अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट होंगे, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट होंगे तो दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है बेटा, द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स विच डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गेमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू एलील्स और फैक्टर्स. Homozygous parent produces all similar type of gametes. Heterozygous parent produces two types of gametes, each having one allele with equal proportion. उसके बाद बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स की रिकवरी को भी एक्सप्लेन करता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हमने देखा दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, विच मीन्स दोनों एलील्स एज इट इज प्रेजेंट थे F1 जनरेशन में. अगर दोनों एलील्स में ब्लेंडिंग हो जाती तो F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स अपीयर नहीं होते, कुछ नया ही बन जाता. ठीक है, सो एक्सप्लेन्स रिकवरी ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन. ठीक है, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जैसा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का था. क्लियर, चलिए इसको भी बुक से देख लेते हैं बेटा. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज. F1 जनरेशन में हमने देखा था कि एक पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ था, बट F2 में दोनों एक्सप्रेस हुए थे. दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. ठीक है, तो यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मैंने आपको पीछे स्लाइड पे एक्सप्लेन किया. क्लियर, चलिए अब चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था. तो इस लॉ में उन्होंने बोला कि जब हम दो कैरेक्टर्स के पेयर का, दो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पेयर ऑफ एलील्स का सेग्रीगेशन पढ़ते हैं तो एक पेयर ऑफ एलील का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर ऑफ एलील पे डिपेंड नहीं करता. यानी एक कैरेक्टर के लिए जो एलील्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होगा, और दूसरे कैरेक्टर के लिए जो एलील्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बेटा पेरेंट लिया है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जहाँ पे जो आर जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप of the seed and gene Y is responsible for the color of the seed. अब यहाँ पे शेप के लिए जो दो एलील्स हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, उनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होगा, और जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील्स हैं कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होगा. इस तरह से कि हर गेमीट में कलर के लिए भी जीन आएगा और शेप के लिए भी जीन आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो गेमीट्स बने हैं उन्हें देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई शेप के लिए भी एलील है और कलर के लिए भी है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो हर गेमीट में शेप और कलर दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट है. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है एक पेयर ऑफ एलील का जो सेग्रीगेशन होता है गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो दूसरे पेयर ऑफ एलील के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता. When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. Clear? चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट इसको बुक से देख लेते हैं. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इन द डायहाइब्रिड क्रॉस द phenotypes round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:3:1. ये हमें डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का phenotypic रेशियो बता रहा है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बेटा. Such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied. The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow is to 1 green with 3 round is to 1 wrinkled. तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये जो रेशियो आया 9:3:3:1 इसको हम डिराइव कर सकते हैं as 3 yellow is to 1 green plant and 3 round is to 1 wrinkled plant. जो हमने पुनित स्क्वायर बनाया था बेटा उसमें भी देखा था जो 16 प्रोजेनीज बनी थी उनमें से 12 येलो थी एंड 4 ग्रीन. तो रेशियो हो जाएगा 3 येलो इज टू 1 ग्रीन एंड सिमिलरली 12 राउंड थी एंड 4 wrinkled. तो रेशियो हो जाएगा 3 राउंड इज टू 1 wrinkled. दिस डेरिवेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज. 3 राउंड इज टू 1 wrinkled multiplied by 3 येलो इज टू 1 ग्रीन which will be equals to 9 round yellow is to 3 wrinkled yellow is to 3 round green is to 1 wrinkled green. ये भी मैंने आपको बेटा प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था. मैंने आपको बताया था 1 डायहाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल्स टू 1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस. यानी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को अगर हम दूसरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आ जाता है. तो ये इन्होंने वही डेरिवेशन करके आपको बताई है. ठीक है. बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशंस ऑन डायहाइब्रिड crosses between plants differing in 2 traits, Mendel proposed a second set of generalizations that we call Mendel's law of independent assortment. The law states that when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters. यही हमने पीछे स्लाइड में लिखा है. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the 2 pairs of genes during meiosis and the production of eggs and pollen in the F1 कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्लांट. तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि पुनित स्क्वायर की हेल्प से हम गेमीट फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं जो कि मियोसिस से होता है. कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स कैपिटल R एंड स्मॉल r. 50% ऑफ द गेमीट्स हैव द जीन कैपिटल R एंड द अदर 50% हैव स्मॉल r. अगर हम कैपिटल R स्मॉल r एक पेयर का सेग्रीगेशन स्टडी करेंगे तो 50% के पास कैपिटल R जीन होगा और 50% के पास स्मॉल r. Now, besides each gamete having either capital R or small r, it should also have the allele capital Y or small y. अब यहाँ पे हमने जो F1 प्लांट था हमारा वो था कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y. अब अगर इसके गेमीट्स हम बनाएंगे तो 50% के पास अगर कैपिटल R और 50% के पास स्मॉल r होगा तो उन 50% के पास कैपिटल Y और स्मॉल y भी हो सकता है. The important thing to remember here is that segregation of 50% capital R and 50% small r is independent from the segregation of 50% capital Y and 50% small y. कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y का जो segregation है वो independent form में होगा. Therefore, 50% of the small r bearing gametes has capital Y and the other 50% has small y. तो इसीलिए जो हमारे 50% स्मॉल r थे उसमें से भी 50% के पास कैपिटल Y और 50% के पास स्मॉल y हो सकता है. Similarly, 50% of the capital R bearing gametes has capital Y and the other 50% has small y. और जो हमारे 50% कैपिटल R वाले थे उनमें भी 50% के पास कैपिटल Y और 50% के पास स्मॉल y हो सकता है क्योंकि ये सेग्रीगेशन तो इंडिपेंडेंट है. ऐसा कहीं भी नहीं है कि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y ही जाएगा सिर्फ और स्मॉल r के साथ सिर्फ स्मॉल y जाएगा. दोनों के साथ दोनों फॉर्म्स जा सकती हैं. Thus, there are 4 genotypes of gametes, 4 types of pollen and 4 types of eggs. The 4 types are capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y and small r, small y, each with a frequency of 25% or 1/4 of the total gametes produced. 4 में से एक टाइप का एक ही गैमीट होगा तो 1/4 यानी 25% फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हर गैमीट की. When you write down the 4 types of eggs and pollen on the 2 sides of a Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygote
zygotes that give rise to the F2 plants. Although there are 16 squares, how many different types of genotypes and phenotypes are formed? Note them down in the format given. Format हमें नीचे दिया हुआ है. Can you using the Punnett square data work out the genotypic ratio at the F2 stage and fill in the format given? Is the genotypic ratio also 9:3:3:1? तो बेटा आपको बोल रहा है कि पुनेट स्क्वायर में एक साइड अगर आप मेल गेमीट्स और एक साइड फीमेल गेमीट्स लिख के क्रॉस करवाएंगे और जीनोटाइप और फिनोटाइप नोट करेंगे तो आप इजीली फिनोटाइप और जीनोटाइप फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में फाइंड कर चुके हैं. यहाँ पे देखिए इस वीडियो में इस स्क्वायर में हमने प्रॉपर क्रॉस किया था पुनेट स्क्वायर की हेल्प से और सारे जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाले थे. उसके बाद आपको जीनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइप्स फाइंड करने को बोल रहा है, तो वो भी हमने निकाल दिए थे. यहाँ पे सारे जीनोटाइप्स हमने निकाल दिए थे और उनके रेशियोज भी निकाल दिए थे. ठीक है, तो ये थे बेटा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आई होप आपको समझ में आए होंगे. एनसीईआरटी से ध्यान से पढ़ेंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे. थैंक यू.